हेलो स्टूडेंट। आज हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, सबसे पहले हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं। और करंट डेंसिटी को समझने से पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ डेंसिटी की, जिसका फार्मूला आपको पता ही होगा कि डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉइंट हैं जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझने हैं, जिससे आपको करंट डेंसिटी भी लग जाएगी पता कि करंट डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, डेंसिटी इज एन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दैट इज डिपेंड ऑन मटेरियल नॉट ऑन स्पेसिमेन। यानी जो आपकी डेंसिटी है वो एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो कि मटेरियल पे डिपेंड करती है, यानी आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो। ठीक है, उसका शेप या साइज क्या है इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मटेरियल सेम है तो जितने भी अलग अलग मतलब साइज के आपने मटेरियल लिए होंगे उनकी सबकी जो करंट और सबकी जो डेंसिटी है वो सेम होगी। और जो मास है ये स्पेसिमेन पे डिपेंड करता है, यानी साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास ये दो ब्लॉक है और दोनों ही कॉपर के बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों जो ब्लॉक है इनका साइज अलग है। ठीक है, ये थोड़ा छोटा है और ये बड़ा है। तो मतलब अंधा भी बता देगा कि इस ब्लॉक का मास कम है और इस ब्लॉक का मास वो ज़्यादा है, क्योंकि मास जो है किस पे डिपेंड करता है, शेप और साइज पे। और जो डेंसिटी है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब ये दोनों ब्लॉक कॉपर के हैं तो इनकी डेंसिटी जो है वो सेम आएगी। ठीक है, और इन दोनों की डेंसिटी तब तक सेम रहेगी जब तक इन दोनों ब्लॉक्स का मटेरियल जो है वो सेम है। जैसे ही हम दोनों में से किसी भी एक चीज़ का मतलब मटेरियल चेंज कर देंगे, सपोज कॉपर की जगह एल्यूमिनियम ले लेंगे, तो इसका जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो क्लियर हो गया डेंसिटी और मास में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद हम करंट डेंसिटी के बारे में देखते हैं। सो करंट डेंसिटी में भी हमने क्या किया, एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कंसीडर की है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो मटेरियल है या कंडक्टर है जहां से आपको करंट गुजारनी है। ठीक है, आप किसी कंडक्टर से करंट गुजार रहे हो तो उसके किसी एक पॉइंट से कितना करंट गुजर रहा है उसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमने एक पूरा कंडक्टर कंसीडर नहीं करना है, कंडक्टर का ओनली एक पॉइंट। ठीक है, उस एक पॉइंट में से कितनी करंट गुजर रही है उसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम करंट पर यूनिट एरिया भी बोलते हैं। ये भी थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, लेंथ एल का, और यहाँ से करंट गुजर रही है इस साइड को। ठीक है, अब मुझे इसकी जब करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो मैं पूरे कंडक्टर को कंसीडर नहीं करूंगा, यहाँ पे सिंपल एक पॉइंट लूंगा। ठीक है, पॉइंट मतलब ये समझ लो कि ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो करंट आपका इस साइड का गुजर रहा है और ये हो गया आपका एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे आप जब फाइंड करोगे यानी करंट को उस एरिया से डिवाइड कर दोगे तो वो आपको करंट डेंसिटी देगा। यानी करंट डेंसिटी लिखा है तो सिंपली आप क्या करोगे, करंट और पर यूनिट एरिया कर देंगे। ठीक है, ये लिखा करंट पर यूनिट एरिया दैट इज जे इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे ये जो एरिया है यहाँ से कितना करंट गुजरा उसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। ठीक है, सो जे इज इक्वल टू आई बाई ए हो गया। और करंट यहाँ पे यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तब क्या होगा, हम सिंपली यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम मतलब क्या करेंगे, जनरल केस में क्या करेंगे हम, I इज इक्वल टू जे इंटू ए, तो वो हमें क्या देगा, करंट दे देगा कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया से कितना करंट जो है वो गुजर रहा है आपके कंडक्टर में। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो आपका करंट है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, और जो आपका जे है यानी करंट डेंसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी मूव करने की डायरेक्शन होती है जिस तरफ को पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, यानी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एक बात और देखते हैं हम, थोड़ा स्पेशल केस देख लेते हैं। सपोज मेरे को इस पूरे एरिया की या किसी अलग पॉइंट पे, आप देखो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे आपका करंट गुजर होगा। 90 डिग्री भी हो सकता है, 45 30 कितने भी मतलब अलग अलग
वे से आपका करंट गुजर होगा। यहाँ पे तो परपेंडिकुलर गुजर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली हम कर देंगे I इज J टू A। बट जब डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे हमें मतलब करंट फाइंड आउट करना होगा तो हमें सिंपली क्या करेंगे, J और जो सरफेस एरिया हम कंसीडर करेंगे उसका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो हमारा करंट निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जो J इज इक्वल टू A बाई A है, इसके बेसिस पे हम थोड़ा आगे प्रॉब्लम्स निकालेंगे। छोटे से एग्जांपल लिए हैं दोनों मैंने। सो करंट डेंसिटी आपको समझ में आ गया। करंट डेंसिटी है तो सिंपली हमने क्या करना है, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो डेफिनेशन में ऐसे लिख देंगे, रेशियो ऑफ करंट टू द एरिया फॉर ए गिवन सरफेस इज नोन एज द करंट डेंसिटी, और बिल्कुल शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे करंट पर यूनिट एरिया। यानी किसी एरिया या आपके कंडक्टर के किसी एक पॉइंट, ठीक है, पर यूनिट एरिया से कितना करंट गुजरा है उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। अब उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास ये वायर है, ठीक है, एल्यूमिनियम की, और इसके साथ मैं अटैच कर देता हूँ एक कॉपर वायर अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे ये मतलब सोल्डरिंग की गई है, ठीक है। इसका डायमीटर है 2 mm और इसका डायमीटर है 1 mm, और सपोज यहाँ से जो करंट गुजरी है वो है 10 एम्पियर। अब मेरे को इसकी फाइंड आउट करने की करंट डेंसिटी कितनी है, ठीक है। सो पहले हम एल्यूमिनियम की निकाल लेते हैं। जी एल्यूमिनियम की हो जाएगा हमारे पास I डिवाइडिंग बाई A, और I है हमारे पास 10, और एरिया आपको पता है फार्मूला तो उसका पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे पाई और ये हो गया हमारा आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.1 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब जब हम कॉपर की करंट डेंसिटी निकालेंगे विद द सेम वे इतना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.8 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने देखना हमारे पास दो मतलब सिंगल वायर है, दोनों को कंबाइन किया है, बट जहां मटेरियल डिफरेंट है, सॉरी मटेरियल का तो कोई यहाँ पे, या दैट्स राइट, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, कोई बात नहीं। जो मैं बताना चाहता हूँ वो यहाँ पे देखो कि आपका जो डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर क्या किया यहाँ पे थोड़ा सा, चलो यहाँ पे देखो सिंपली, यहाँ पे क्या एल्यूमिनियम का जो डायमीटर है वो क्या है, ज्यादा है ना, तो इसकी करंट डेंसिटी क्या हो रही है, कम। और यहाँ पे जो कॉपर उसका डायमीटर कम है तो आपकी करंट डेंसिटी ज्यादा हो रही है। यानी अगर साइज ज्यादा है, ठीक है, रेडियस डायमीटर जो भी है, अगर वो ज्यादा है तो आपकी करंट डेंसिटी कम हो जाएगी, और वो कम है तो करंट डेंसिटी जो वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और ये जो करंट डेंसिटी जो भी ये फाइंड आउट हो रही है, निकल रही है दोनों पॉइंट, ठीक है, ये सिर्फ यहाँ तक है, इसकी एल्यूमिनियम की यहाँ तक है, कॉपर की यहाँ तक है। बट अगर आप इस पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे इन दोनों की करंट डेंसिटी तो वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंबाइन हो रहे हैं मटेरियल, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सो आगे हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपने देखा कि अगर इसका एरिया ज्यादा है तो करंट डेंसिटी क्या होगी, कम, और एरिया कम है तो करंट डेंसिटी क्या होगी। चलिए आइए देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं जिसका लेंथ है L, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जब यहाँ पे हम फील्ड को अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन को यानी राइट डायरेक्शन को मूव करेंगे, ठीक है। और जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको हम डिनोट करेंगे VD से, ठीक है। अभी हम मान के चलते हैं कि इस कंडक्टर वॉल्यूम के अंदर कितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो है m, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम हो वो हम ले लेते हैं एरिया इनटू लेंथ AL, ठीक है। अभी हमें क्या करना होगा, ये जो कंडक्टर है इसके बीच में हमें फाइंड आउट करना होगा कि कितना चार्ज है, ठीक है। और वो कैसे पता लगेगा हमें, कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो यहाँ पे मूव करें, ठीक है।
और वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे हमारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, जिनकी मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट पैदा होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, मैं क्या करूंगा, एन को मल्टीप्लाई कर दूंगा एल से। ठीक है, और जब इस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में मेरे को टोटल चार्ज निकालना होगा तो वो क्या होगा, मैं ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, इसको मैं जब ई से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, तो वो हो जाएगा मेरे पास टोटल चार्ज। सो मेरे पास हो जाएगा Q इज इक्वल टू एन इंटू ए एल इंटू ई, राइट। अब सपोज करो इस कंडक्टर की लेंथ मैंने बोला था आपको एल है। अब यहाँ पे जो लास्ट में कोई इलेक्ट्रॉन है, जब वो यहाँ से मूव करेगा और यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है, तो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया एल, क्योंकि इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है एल, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। ठीक है, और सपोज करो इस सारे को मतलब एल लेंथ को वो क्रॉस करने के लिए, मतलब एल लेंथ को लेफ्ट साइड से राइट साइड तक पहुंचने के लिए वो जितना टाइम लेता है उसको हम मान लेते हैं टी। ठीक है, सो एल डिवाइडिंग बाय वी डी हमारे पास हो जाएगा टोटल टाइम जो एक इलेक्ट्रॉन इस लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक पहुंचने के लिए लेता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। टी इज इक्वल टू एल डिवाइडिंग बाय वी डी, जैसे एस इज इक्वल टू वी टी होता है ना, तो एस हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, लेंथ, वी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टी हो गया टाइम। ठीक है, और ये हो गया कितना, क्यू, ये है टोटल चार्ज और ये है टाइम। आपको पता है जब टोटल चार्ज को टोटल टाइम के साथ डिवाइड किया जाता है तो वो हमें क्या देता है, करंट, राइट। सो करंट क्या होता है हमारे पास, क्यू डिवाइडिंग बाई टी, और ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये एन ए एल इंटू ई डिवाइडिंग बाई एल डिवाइडिंग बाई वी डी। एल से एल कट जाएगा तो फिर हमारे पास आ जाएगा एन ए ई डिवाइडिंग बाई वन डिवाइडिंग बाई वी डी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे आई के साथ, तो हमारे पास आई आ जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, राइट। इतना क्लियर है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, वी डी को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब इस रिलेशन से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास आई डिवाइडिंग बाई एन ए ई, और आपको पता है कि जो करंट पर यूनिट एरिया होता है उसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। सो वो हमारे पास आ जाएगी जे डिवाइडिंग बाई एन ई। ठीक है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप आया, वी डी इज इक्वल टू जे डिवाइडिंग बाई एन ई। अब एक न्यूमेरिकल निकाल के देखते हैं हम इस रिलेशनशिप के साथ, जो पहले लिया था ना उसी को कंसिडर करेंगे ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, सो इस केस में हम क्या करते हैं, कॉपर को कंसिडर कर लेते हैं, इसका ये डायमीटर है और ये करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो जो पहले किया था कैलकुलेशन बस वही पूरा उतार देते हैं हम, इतना ये हमारा कितना निकल गया, करंट डेंसिटी निकल गया। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं, सो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि जो कॉपर है उसमें टोटल कितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक पर यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के अंदर कितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और उसको फाइंड आउट करना बड़ा सिंपल है, वो हम करेंगे एटम पर यूनिट वॉल्यूम इनटू कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट कॉपर एटम्स, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम्स हैं। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम्स हैं मल्टीप्लाई करेंगे हम जितने कॉपर एटम हैं उन जो अलग उसके अंदर, मतलब एक कॉपर एटम, अलग अलग जो कॉपर एटम हैं उनमें कितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ये सब आपको निकालना मतलब इजी रहेगा अगर आपने एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो भी है वहां से कैलकुलेट करेंगे तो आपको मतलब आंसर निकलेगा 1। ठीक है, यानी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट कॉपर एटम, हर एक मतलब अलग अलग मटेरियल के बारे में इसकी वैल्यू अलग होती है, लेकिन कॉपर के केस में इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका जो ये रिलेशन है वी डी इज इक्वल टू जे डिवाइडेड बाई एन ई, इसके लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो हमने सारा इकट्ठा कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें जस्ट वो वैल्यूज हमें पुट करनी है। ठीक है,
सो ये हमारी करंट डेंसिटी होगी जो हमने फाइंड आउट की थी। ये आगे हमारी एन की वैल्यू, और ये है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 मीटर पर सेकेंड। बस इतनी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी लेस। ठीक है, और ये तो आप इस तरह से देख लीजिए जैसे घरों में टॉर्च वगैरह मारते हैं ना, बस इतनी थोड़ी सी बिल्कुल कम वैल्यू होती है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, राइट। चलो तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा सर्किट लेते हैं हम, है ना, और इसमें देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको पता है जब भी चार्ज और इलेक्ट्रॉन किसी कनेक्टर में मूव करते हैं तो वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में मूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में पहुंचने के लिए कितना टाइम लेते हैं, और जब ये यहाँ से इस साइड को मूव करेंगे तो आपका बल्ब जो वो जल जाएगा, ठीक है। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप टॉर्च को ऑन करते हो तो कितनी देर में टॉर्च ऑन होती है। आप बोलेंगे ये किस स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसे हम बटन ऑन करते हैं टॉर्च जो वो जल जाती है। तो और टॉर्च क्यों जलेगी, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे, वो करंट प्रोड्यूस करेंगे, जिसके कारण जो वो आपकी टॉर्च जो वो जल जाती है, ठीक है। तो आप बोलोगे ये तो हाफ सेकंड या 1 सेकंड में पहुंच जाते इलेक्ट्रॉन, बट आपका ये आंसर गलत है, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि आपकी टॉर्च कैसी है। बट फिर भी किसी भी टाइप की हो, किसी इलेक्ट्रॉन को, यानी इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचने में 20 या 30 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। आपकी जो टॉर्च जलती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जलती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो स्पीड ऑफ लाइट से सेटअप हो जाती है। बट आपका जो इलेक्ट्रॉन है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझने से पहले हम थोड़ा सा मटेरियल सेटअप कर लेते हैं, जिसके कारण आपको जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छे से समझ में आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है। सो थोड़ा बैक चलेंगे हम, थोड़ा स्टार्टिंग से फोर्स और एक्सेलरेशन से स्टार्टिंग करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। सो आपने पढ़ा होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाती है तो वो एक्सेलरेट करता है, ठीक है, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगाओ तो नेचुरली वो मूव करेगा, यानी उसमें जो एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअल में क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, राइट। इतना क्लियर है। जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी आपकी वेलोसिटी में कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। सो चेंज इन वेलोसिटी का जो ड्रामा है, ठीक है, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो ड्रामा है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। सपोज आपके पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। सो दिस मीन्स 1 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स आपकी जो वेलोसिटी है वो 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है, ठीक है। अब यह मान के चलते हैं हम कि किसी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो बिल्कुल बेसिक सा हम फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड में आपकी जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की कितनी होगी, ठीक है। सो 1 सेकेंड में हम क्या करेंगे, u प्लस ए टी, टी क्या हो गया 1 सेकेंड, a है हमारे पास 2 और ये 3, कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। v2 निकल जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड, और v3 निकल जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, यानी u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। इतना क्लियर है। तो आपने क्या देखा कि जो फोर्स है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। फोर्स अप्लाई हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ये एक्चुअल में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। u हमारे पास 3 और a है हमारे पास
2, राइट, और टी इतना सेकंड। आगे पीछे से चला हुआ आ रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो इस तरह से हमने ये निकाला 9 मीटर पर सेकंड। और इस इक्वेशन से आप क्या देख रहे हो कि आपकी जो वेलोसिटी है वो किससे पे डिपेंड है, टाइम के ऊपर। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो फोर्स वेलोसिटी को चेंज करती है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी है वो फोर्स पे डिपेंड करती है, और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, टाइम, यानी कितने टाइम तक आप जो वो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जब तक फोर्स अप्लाई होगी तभी तक आपकी वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, जब फोर्स नहीं होगी तो वेलोसिटी जीरो, राइट। इतना क्लियर हो गया? सो हम क्या करते हैं, ये जो सर्किट है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं राइट साइड की ओर, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। सो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, और करंट प्रोड्यूस करेंगे, राइट। सो यहाँ पे देखा आपने फोर्स से वेलोसिटी चेंज कर रही है, फोर्स जो वेलोसिटी को चेंज कर रही है और वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करें तो आप क्या देखोगे कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक्सेलरेट करना चाहिए, ठीक है। जो फोर्स लग रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, मूव कराना चाहिए, मतलब उनको एक्सेलरेट करवाना चाहिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वेलोसिटी उनकी चेंज हो रही है, और ये जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको, ठीक है। फोर्स के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी जो वो टाइम पे डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ें यहाँ होनी चाहिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होनी चाहिए, यानी उनकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, और ये जो है वो टाइम पे डिपेंड होना चाहिए, राइट। बट दोस्तों जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट सारे फॉल्स हैं, फॉल्स, ठीक है। ऐसा इसमें से कुछ भी नहीं होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक केस देखते हैं। सपोज ये मेरे पास कंडक्टर है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, ऐसा मानेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ठीक है। रैंडमली देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे हैं, है ना। तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जितनी भी मूवमेंट होती है या जितनी भी वेलोसिटी है उनकी इनिशियल वेलोसिटी, वो सारी क्या होती है, जीरो, नेट वेलोसिटी जीरो, क्योंकि ये रैंडम मोशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो रैंडम वेलोसिटी क्या होती है, ओ सॉरी, सो यहाँ पे नेट मूवमेंट क्या होती है, जीरो, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। और अगर टाइम पे डिपेंडेंट होगी वो तब होगी जब इस कंडक्टर के अंदर क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए, अगर इस कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन है तब तो ये जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी ये जो वेलोसिटी है उसमें क्या होगा, मतलब टाइम पे डिपेंड रहेगी, ठीक है। बट आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर और भी जीव जंतु होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव आयन है, ठीक है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से मूव करना, रैंडमली मूव करे वो, ठीक है। यहाँ से मूव करना शुरू करता है, यहाँ पे जाएगा, फिर इस आयन से टकराता है, ठीक है। यहाँ टकराने के बाद उसका क्या होगा, वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं। सपोज वो फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ, राइट। सो आपने देखा कि थर्मल एनर्जी के कारण जो रैंडमली इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं उनकी कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, ठीक है। कोलिजन के कारण क्या हो रहा है, उनकी वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रैंडमली मूव कर रहे हैं ना, अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देता हूँ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट टू राइट मूव करिए तो आपके इलेक्ट्रॉन जो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के बाद इनके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में क्या फर्क आएगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर जाएंगे ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ऑपोजिट मूव करेंगे ना, ये पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, अब क्या करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखो, माना जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो
इस तरह से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मूव करने के बाद इलेक्ट्रॉन फिर से टकराएगा, फिर मूव करेगा, फिर टकराएगा, फिर मूव करेगा, यानी उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फिर से चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये जो कोलिजन हो रहा है, ठीक है, आपकी वेलोसिटी कब तक चेंज होगी। सपोज यहां से चलना शुरू किया इलेक्ट्रॉन ने, तो जब तक वो नेक्स्ट किसी आयन के साथ टकराता नहीं है तब तक वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे इसके साथ टकराएगा, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी जो फिर से रैंडम, और सपोज उसका पाथ फिर इस साइड को हो जाता है, तो यहाँ पे फिर से ये रैंडम वेलोसिटी, यहाँ पे रैंडमली मूव करेगा, यहाँ पे टकराने के बाद फिर से रैंडम वेलोसिटी इसकी, और उसके बाद फिर से ये मतलब वेलोसिटी चेंज होना शुरू करती है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो चेंज होती है कब तक, जब तक वो नेक्स्ट आयन के साथ टकरा ना जाए, ठीक है, यानी कोलिजन तक, नेक्स्ट कोलिजन तक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, कोलिजन टाइप पे डिपेंड करती है, यानी जब तक कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी और आयन के साथ ना टकरा जाए, ठीक है। क्लियर है ना। तो आपकी वेलोसिटी कब चेंज होगी, जब तक ये टकराएगा नहीं तब तक, जब टकरा गया तो वेलोसिटी फिर से रैंडम हो जाएगी, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ की जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किस पे डिपेंडेंट है, कोलिजन पे, ठीक है। जब तक कोलिजन नहीं होगा तब तक वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होती रहेगी, धीरे धीरे चेंज होती रहेगी, जैसे कोलिजन हुआ डायरेक्शन चेंज एंड देन वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो वेलोसिटी जो है वो कोलिजन टाइम पे डिपेंडेंट है ना। तो एक पॉइंट और आपने देखना है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की है, ठीक है, उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं वो ज़्यादा देर तक जो वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टकरा जाते हैं, ठीक है। सो उससे उनकी डायरेक्शन और वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वेलोसिटी जो कोलिजन टाइम पे डिपेंड करती है, उसी तरह से यहाँ जो एक्सेलरेशन, आप बैटरी जितनी मर्जी देर लगा लो, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जब जितने मर्जी देर लगा लो, यहाँ की जो वेलोसिटी है यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंडिंग करती है, वो डिपेंड करती है आपके कोलिजन टाइम पे, ठीक है। और कोलिजन टाइम कैसे निकालेंगे हम, एवरेज कोलिजन टाइम निकाल के, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे एवरेज कोलिजन टाइम निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये कोलिजन टाइम पे चेंज होगी, ना कि टाइम के ऊपर, कितना टाइम जो है आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं या लगा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो ये यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं कि जब फोर्स अप्लाई होती है तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन बिटवीन कोलिजन, जब कोलिजन होता है तो उसके बीच में एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको पता है कोई एक्स कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, तो हम जो एक्सेलरेशन होती है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, राइट, वो गया हमारे पास ई डिवाइडेड बाय एम। अभी हमें वेलोसिटी निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वो कितनी होगी, काफी जनरल फार्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। अभी आपने देखा था कि जब बैटरी नहीं लगाते हैं तो जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो नेट मूवमेंट होती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी होती है, वो होती है 0, क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास ये आ जाएगा 0 प्लस ई ई डिवाइडिंग बाई एम इंटू डेल्टा टी। टी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कोलिजन टाइम, वो टाइम नहीं जितनी देर के लिए हम बैटरी लगा रहे हैं, ये आ जाएगा हमारा कोलिजन टाइम, राइट। सो अगर हम एक मेटल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करें और किसी एक मतलब इंस्टेंट पे जब उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करें, तो वो होगी हमारी एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो वो ये रही हमारी ई ई डिवाइडेड बाई एम, और इस कोलिजन टाइप को हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉ के साथ, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी होगी ई ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टॉ, और टॉ है हमारा कोलिजन सॉरी रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम और मीन टाइम बिटवीन द कोलिजन, यानी एक कोलिजन होने के बीच में एक इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा है ना, तो इसका जो टाइम है टकराने तक का जो टाइम है उसको बोलते हैं वो रिलैक्सेशन
सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने देखी कि ई डिवाइडेड बाई एम और टी, ये होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। और ये जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे, यानी कितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, कितने टाइम के लिए आप बैटरी को ऑन कर रहे हो, इससे उसको कोई लेना देना होता है। ये जो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। एक दो स्लाइड पहले मैंने आपको बताया था कि फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी जो वो टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी मतलब फोर्स के अकॉर्डिंग ही होगी, है ना। और उसी स्लाइड में मैंने आपको ये भी बोला था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो इन सब पे डिपेंड नहीं करती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है कोलिजन टाइम पे, और कोलिजन टाइम जो वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो कोलिजन कितना होगा, उतना फास्ट होगा, जिसके कारण जो आपकी मूवमेंट फास्ट होगी, मूवमेंट के कारण आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो बड़ी जल्दी चेंज होती रहेगी, यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। और ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये काफ़ी कम होता है। और जो कॉपर है उसका रूम टेम्परेचर पे एवरेज कोलिजन टाइम देखें तो वो ये होता है 2.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड, राइट। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम वैल्यू होती है इसकी, होती है 10⁻10 टाइम्स जो नॉर्मल टेम्परेचर भी हम देखते हैं, है ना। और यहाँ पे मतलब डेफिनेशन की बात करें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली वो एवरेज वेलोसिटी होती है जिस कारण जो इलेक्ट्रॉन किसी कनेक्टर के अंदर मूव करते हैं जब उनमें बैटरी लगाई जाती है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है उसके ऊपर, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी होती है वही, ठीक है। अब यहाँ पे एक केस देखते हैं जहाँ पे हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। तो सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन एक्स यहाँ पे था, फिर थर्मल एनर्जी के कारण वो यहाँ पे गया, यहाँ पे, और ये सारा पाथ मूव करके वो लास्ट में यहाँ तक किसी इंस्टेंट पे यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, राइट। अब एक दूसरा केस देखते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को शो करने के लिए, कि जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना इसके पैरेलल में थोड़ी थोड़ी, और लास्ट में ये कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण जो इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन हुई है उस कारण आपको ये देखने को मिला। मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहा था नॉर्मली, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। ये जो पिक्चर है सेकंड आपको थोड़ा मिसलीड कर सकती है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने आपको बोला ना काफ़ी कम वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। ये तो जस्ट आपको पिक्चर वे में दिखाने के लिए ऐसा बनाया गया, अदरवाइज ये तो इससे एक्चुअल वैल्यू हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की दिखाएंगे तो मतलब थोड़ा डिफरेंस करने में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो आगे ना लास्ट में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन देख लेते हैं ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो एग्जाम में आता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। वो देख लेते हैं अभी, बहुत इजी है। अगर ये सब आपको समझ में आ गया होगा तो एक्सप्रेशन आप बिल्कुल इजीली कर पाओगे। चलो फिर आ जाते हैं आपके मेन टॉपिक पे। करंट डेंसिटी हो गया, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशनशिप हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है, ठीक है। सो अभी इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, बिल्कुल सिंपल है। अगर पीछे वाला आपने सारा मटेरियल अपने दिमाग में सेट कर लिया होगा तो इसको समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दो कंडक्टर देखना आपने, एक ये कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है, ठीक है। दोनों की लेंथ है एल और दोनों सेम ही कंडक्टर है, ठीक है। फर्क क्या है, एक में मैंने क्या कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया और एक में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए। और ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये है आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले वाले डायग्राम को देखो, यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव करते हैं, क्योंकि उनको कोई भी रास्ता नहीं पता होता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब टीचर क्लास में नहीं होता है तो आप कोई उधर भाग रहा होता है, कोई उधर भाग रहा होता है, ठीक है, अपने मजे से, कोई कहाँ, कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। बट जैसे टीचर आ जाते हैं तो आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चले जाते हो। कौन सी स्पेसिफिक डायरेक्शन, जो आपकी जगह वहां पे चले जाते हो कि इधर बैठना है आपको, या जो भी जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं, ठीक है। सो ये है मतलब फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे, ठीक है।
और जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव करते हैं उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ नहीं है, एक एवरेज वेलोसिटी होती है, यानी इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो टोटल वेलोसिटी है, वैसे तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, पर जब सबकी एक एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे हम ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है L और एरिया है A। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आपको, बिल्कुल सिंपल है। ये कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है L और एरिया है A। अब हम क्या करते हैं, कंसीडर लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ कंडक्टर विद वेलोसिटीज u1 u2 u3 एंड un। अब मैं बात कर रहा हूं इस फर्स्ट कंडक्टर की, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई होगी, सपोज मैं मानता हूँ कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और थर्मल वेलोसिटी के कारण जो उनकी इनिशियल वेलोसिटी यानी जो रैंडम वेलोसिटी है वो कितनी है u1 u2 u3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता कि अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इसलिए सो ऑन, इतना क्लियर है। इसके बाद देखो, मेरे को इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी, तभी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकलेगी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज बेसिकली एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश डिवाइडिंग बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और आपको मैंने पहले भी बोला है कि ड्यू टू थर्मल एनर्जी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, इसलिए इनका जो नेट मोमेंट है और जो नेट इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होती है, 0। ठीक है, सो ये पॉइंट भी क्लियर है, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एवरेज वेलोसिटी इज 0। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट केस, ये जो पहला कंडक्टर जिसमें मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, लेंथ L, एरिया A, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N, इनिशियल वेलोसिटी U, और एवरेज वेलोसिटी इनकी क्या है, 0 ड्यू टू रैंडम मोशन। ठीक है, अब ये जो दूसरा कंडक्टर है मैं इसको कंसीडर करता हूं जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है ना। अब जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, उनमें कुछ फोर्स लगेगा जिसके कारण उनमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो वो फोर्स कितनी है, F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। इसको अगर आप सिंपली ई भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ई जो इलेक्ट्रॉन और स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज अ चार्ज, राइट। तो ई बेसिकली मतलब जो माइनस का साइन है ये डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, क्योंकि जिस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं। अगर आप इसको सिंपली ई भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, सो एफ क्या हो गया, माइनस ई इंटू ए, और जो एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रॉन में जनरेट हो रही है वो क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल एफ बाई एम, राइट। और एफ क्या हो गया, माइनस ई डिवाइडिंग बाई एम। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट। ये फर्स्ट के बारे में लिखा है एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट की, जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की जाती वो क्या है, 0। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जाती है तब हमें उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है जो कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन तक क्लियर है। अब हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, जैसे फाइनल वेलोसिटी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की, वो हम कैलकुलेट करते हैं। जो फार्मूला हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये सारे इलेक्ट्रॉन है तो एक एक की जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा v1 इज इक्वल टू u1 प्लस 81, फिर ut प्लस at2 फिर u3 प्लस at3, और n नंबर के लिए हमारे पास आ जाएगा vn इज इक्वल टू u1 प्लस atn। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए इन सब वेलोसिटीज का मैं एवरेज लूंगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी उसका एवरेज लूंगा। तो वो कैसे हो जाएगा हमारे पास, v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn एंड डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट। सो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, u1 प्लस 81 प्लस u2 प्लस, ये भी क्लियर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और तोड़ा मरोड़ा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये ना डिवाइडिंग बाई n तो लिखना भूल ही गया मैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, u वाली लाइन हम अलग से कर लेते हैं, और एक्सेलरेशन मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कोलिजन टाइम पे डिपेंड करती है, ना कि
टाइम पे, जितनी देर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, ठीक है। सो एक्सीलरेशन होगा कांस्टेंट। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। ये सॉरी ये एन थोड़ा नीचे आ गया है ना, अब मैं इसको कैसे कनेक्ट करूँ, आपने इधर रखना है, ठीक है, टी एन यहाँ पे होगा, चेक कर लेना। अब इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या बोला था इलेक्ट्रॉन्स की, 0 थी ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एवरेज इक्वल यू प्लस ए टॉ, और टॉ क्या है हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव क्लूजन, ठीक है। जब तक एक इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता हो, जब तक वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन या आयन के साथ मतलब कोलाइड ना हो जाए, उस बीच के टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, राइट। सो वीडी क्या हो गया हमारे पास, एक्सीलरेशन इनटू टॉ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम, और दैट इज इक्वल टू माइनस ई बाय एम, है ना। तो यहां से मतलब इस इक्वेशन में हम एक्सीलरेशन की वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है, माइनस ई डिवाइडिंग बाय एम इंटू टॉ, ठीक है, इतनी हुई ना। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, राइट। और जब ई में हम इस वैल्यू को एंटर करते हैं तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है माइनस ई वी डिवाइडिंग बाय एम एल इंटू टॉ, राइट। और ये सिंपली मैंने बोला था कि डायरेक्शन को शो करता है, अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपकी जो मतलब मैग्नीट्यूड लिखेंगे सिंपली तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी v इज इक्वल टू ई वी डिवाइडिंग बाई एम एल इंटू टॉ, और टॉ है आपका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। सो अभी हम कुछ मेन पॉइंट की बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, राइट। पिछली क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, जैसे एक मिनट, अगर इसमें मैं बाकी सारी क्वांटिटीज को कांस्टेंट रख दूं ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लेंथ को देखें सिर्फ हम, तो यहाँ पे देखो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। इसका क्या मतलब है, अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम, और कंडक्टर की लेंथ कम होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, राइट। और सेकंड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करेंगे तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज होगी, राइट। मतलब इनवर्सली का पहले भी बोला था कि जब कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका मतलब होता है कि जब एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है, जब दूसरी को बढ़ाते हैं तो एक जो वो कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर लेंथ को हम कम करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, और ज़्यादा करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वो कम हो जाएगी। वैसे ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जितना ज़्यादा पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। बट हाँ, एक फैक्टर यहाँ पे कंसिडर करना कि आपकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी ये ठीक होगा, ठीक है। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वो कम होती है या फिर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसका आंसर ये रहा आपका, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकेंगे कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अंडरस्टूड है ना, हमने जैसे देखा होगी ठंडे दूध में इलेक्ट्रॉन कम मूव करते, मतलब कम स्पीड से मूव करते, जब गर्म हो जाते तो ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बस ये समझ लो कि जब भी आप कंडक्टर को मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ जाती है, ठीक है, ड्यू टू विच कोलिजन बिटवीन देम। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा गति से वो मूव करना शुरू करेंगे तो उनका जो कोलिजन वो भी जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। अगर कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहा है तो उनका जो रिलैक्सेशन टाइम वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और रिलैक्सेशन टाइम जब कम होगा तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, 45 मिनट का भाई लोग, रात के 1 बजे रहे हैं, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका, बहुत मेहनत लगी है इसको रिकॉर्ड करने में, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करना है अपना जरूर, है ना। और अगर आपको समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, मैं आपको पूरा मतलब डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। ओके बाय।